तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे साइंस डिजिटल क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं कि आज हम लोग 10th क्लास साइंस सब्जेक्ट से बायोलॉजी का एक जो चैप्टर है जिसका नाम है लाइफ प्रोसेसेस, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसको हम लोग आज शुरू करने जा रहे हैं। तो इस टॉपिक में, इस चैप्टर में हम लोग इसको डिटेल कवर करेंगे और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखेंगे कि कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसको लाइन बाय लाइन समझने का हम लोग प्रयास करेंगे। देखिए, अगर हम चाहते तो पीपीटी वगैरह नोट्स बना के आपको बता सकते थे वैसे सिंपल में, लेकिन ये जो टेक्स्ट में लिखा रहता है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। उस तरह से भी हम लोग पढ़ेंगे, जो आप कह सकते हैं नोट्स वगैरह से भी उसको भी पढ़ेंगे, लेकिन इन बुक डेप्थ में क्या लिखा हुआ है, किस तरह से इसको हम लोग समझेंगे, कितना इसमें अंडरस्टैंडिंग लाना होगा, किस तरह से हम समझे कि इस लाइन को हम कैचअप कर पाते हैं, उसको हम लोग ध्यान में रख के इसको हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो बिना देर किए हुए आइए इसको शुरू करते हैं। तो जैसा कि चैप्टर से ही क्लियर है, जो चैप्टर नंबर 5 है कि लाइफ प्रोसेसेस का मतलब क्या होता है। इसको अगर हम पूछे आपको कि इसका डिफिनीशन क्या होता है, मतलब आप हमको बताइए क्या कि लाइफ प्रोसेसेस से मतलब आप क्या समझते हैं। तो इन सिंपली हम कह सकते हैं इसका हिंदी मीनिंग जो होता है जैव प्रक्रम होता है और इसका जो डिफिनीशन होता है कह सकते हैं द प्रोसेस बाय विच living organism perform their basic function to maintain their life on this earth is called life processes। मतलब जो भी जीवित प्राणी है इस धरती पे जीवित रहने के लिए अपने अंदर बुनियादी जो एक्टिविटी है उसको वो मतलब कि परफॉर्म करती है या करता है, तो उसको हम कह सकते हैं कि वो लाइफ प्रोसेसेस कर रहा है, उसके अंदर लाइफ प्रोसेसेस हो रही हैं, मतलब उनके अंदर लाइफ प्रोसेसेस हो रही हैं। तो इन सिंपली हम कह सकते हैं, मतलब और साधारण भाषा में हम कहें कि the basic function performed by a living organism to maintain their life on this earth is called life processes। तो ये लाइफ प्रोसेस का डिफिनीशन है। अब वो बेसिक फंक्शन क्या होता है, तो मान के चलिए ये जीव है, चाहे ये जीव है, चाहे कोई भी जीव है, मान के चलिए ये अपने अंदर वो बेसिक फंक्शन को मेंटेन करके रखता है ताकि वो इस धरती पर जीवित रह सके। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं कि वो लाइफ प्रोसेसेस कर रहा है या उसके अंदर लाइफ प्रोसेसेस हो रही है। ठीक है, जैसे ये मान के चलिए आगे आते हैं टॉपिक में, तो इसको हम लोग देखते जाएंगे कि ये किस तरह से हम इसको पढ़ना है। ठीक है, उसको हम लोग ध्यान में रख के पढ़ेंगे। तो आइए इसको हम लोग समझते हैं। तो जैसा कि हम कह सकते हैं क्या है, इस लाइन से ही क्लियर है कि हाउ डू वी टेल द डिफरेंस बिटवीन व्हाट इज अलाइव एंड व्हाट इज नॉट अलाइव। हम लोग ये कैसे अंतर कर सकते हैं कि कोई चीज कैसे जीवित है और कौन चीज जीवित नहीं है। मतलब हमको डिफरेंस करना है किसी चीज के बारे में कि वो जीवित है कि नहीं है, तो उसमें क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए, या क्या हम कह सकते हैं कुछ निशानी होनी चाहिए जिससे हम ये डिसाइड कर लें कि वो चीज आपका जीवित है और कोई चीज जीवित नहीं है। इन सिंपली हम कहें कि आपको डिफरेंशिएट करना है बिटवीन लिविंग थिंग एंड नॉन लिविंग थिंग। एक टेबल बनाइए और जो लिविंग थिंग्स के अंदर आप ऑब्जर्व करते हैं उसको अलग लिखिए और जो नॉन लिविंग थिंग्स के बीच में आप ऑब्जर्व करते हैं उसको अलग लिखिए। आपको वहीं से क्लियर हो जाएगा कि क्या चीज लिविंग थिंग्स है और क्या चीज लिविंग थिंग नहीं है, मतलब कौन सी चीज लिविंग है और कौन सी चीज नहीं है। इन सिंपली आप कह सकते हैं कि जो व्हाइट बोर्ड है ये नॉन लिविंग है, जो हम दिख रहे हैं वो लिविंग है, या आप हैं वो लिविंग है, या इसमें जो पिक्चर में आपको दिख रहा है ये कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि इसमें कौन कौन सा चीज लिविंग है। तो जो भी यहाँ पे प्लांट्स और एनिमल दिख रहे हैं इसको हम कहते हैं ऑर्गेनिज्म, मतलब प्लांट्स और एनिमल को हम लोग ऑर्गेनिज्म कहते हैं। तो जो भी ऑर्गेनिज्म आपको दिख रहे हैं वो लिविंग है, और जो भी जैसे यहाँ पे स्टोन दिख रहा है तो ये कह सकते हैं कि आपका क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स है। ठीक है, तो लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स में हम कुछ क्राइटेरिया भी देखते हैं जिससे हम डिसाइड कर सकते हैं कि लिविंग है और कौन चीज लिविंग नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि देयर आर सो मेनी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ लिविंग थिंग्स। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है, मतलब क्या आप उसमें ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कि लिविंग थिंग्स ग्रो, लिविंग थिंग्स मूव, लिविंग थिंग रेस्पायर, लिविंग थिंग रिप्रोड्यूस, लिविंग थिंग कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट, लिविंग थिंग रिस्पॉन्ड टू स्टिमुली, लिविंग थिंग्स फील, लिविंग थिंग्स, सो मैनी थिंग्स। हम कह सकते हैं कि बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिसको आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि वो चीज लिविंग है कि लिविंग नहीं है। तो ये हम आप कह सकते हैं इस लाइन का हमने एक डिफाइन हमने कर लिया, एक्सप्लेनेशन हमने कर लिया। इफ वी सी ए डॉग रनिंग और ए काउ चीविंग ए कॉर्ड और ए मैन शाउटिंग लाउडली ऑन द स्ट्रीट, वी नो दैट दीज आर लिविंग बींग्स। हमारे कहने का मतलब है कि जब हम
कुत्ते को देखते हैं दौड़ते हुए या गाय को हम देखते हैं जुगाली करते हुए, मतलब वो खाली समय में बैठ के अपने मुंह को चलाते रहती है, या हम कह सकते हैं कि एक आदमी जो है इस तरह से गली में वो चिल्ला रहा है, ये सब क्या है? तो लिविंग थिंग्स है। मतलब उनमें भी हमको कैरेक्टरिस्टिक्स एक नजर आ रही है, और वो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? तो जो लिविंग थिंग्स है जिसको हम मैन, काऊ और डॉग कर रहे हैं, तो उनमें कैरेक्टरिस्टिक्स हमको ऑब्जर्व हो रही है। जैसे डॉग क्या कर रहा है? मूव कर रहा है, मतलब वो रनिंग कर रहा है तो इसका मतलब वो मूवमेंट कर रहा है, और वो जो मूवमेंट हो रहा है तो एक मूवमेंट है, और उस मूवमेंट को हम लोग लोकोमोशन कहते हैं। मूवमेंट दो तरह के होते हैं, एक मूवमेंट होता है जैसे ये एनिमल है अपने हाथ पैर को हिला रहा है, इधर से उधर ले कर रहा है, तो उसके मूवमेंट को हम बोल सकते हैं कि वो बॉडी पार्ट का मूवमेंट्स है। लेकिन यही एनिमल्स एक जगह से दूसरे जगह जा रहा है, चाहे हम ही हैं, तो उसको हम बोल सकते हैं कि वो मूवमेंट है, लेकिन वो हमारे प्लेस का मूवमेंट है, तो उसको हम लोग बोलते हैं लोकोमोशन। उसको हम लोग लोकोमोशन कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो डॉग है वो आपका रनिंग कर रहा है, मतलब प्लेस को चेंज कर रहा है, तो वो भी एक तरह का क्या है? मूवमेंट है, और उस तरह के मूवमेंट को हम लोग बोलते हैं क्या है? कि ये एक कैरेक्टरिस्टिक्स है लिविंग थिंग्स का। उसी तरह से जो गाय है उस तरह से अपने जाव को इस तरह से मूव कर रही है, तो ये भी कह सकते हैं कि जो गाय है वो आपका जुगाली कर रही है, तो वो भी एक कैरेक्टरिस्टिक शो कर रही है, जिसको हम बोलते हैं मूवमेंट, क्योंकि उसके जाव को मतलब हम कह सकते हैं कि वो मूवमेंट नजर आ रहा है, वो कर रही है। तो दूसरा कि एक आदमी है जो गली में चिल्ला रहा है, तो वो भी कहीं न कहीं अपने वॉइस को क्या कर रहा है? क्रिएट कर रहा है, निकाल रहा है, और ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक्स है लिविंग थिंग्स की कि वो कहीं न कहीं उसके वोकल कॉर्ड में मूवमेंट आ रहा है। तो ये सब जो तीनों जो कर रहे हैं एक्टिविटी, इनकी एक्टिविटी से हम ऑब्जर्व करके कह रहे हैं कि ये क्या है? लिविंग थिंग्स है। और यही बात कहें कि ये जो तीनों चीज़ है, वो अगर सो रहे हैं, जैसे हम गाय की बात करें, डॉग की बात करें या मैन की बात करें, जब ये लोग सो रहे होंगे तो उस समय आपका क्या ख्याल होगा कि क्या ये लिविंग है कि नॉन लिविंग है? ऑब्वियस सी बात है, ये सो रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं, चाहे नहीं कर रहे हैं, लेकिन इनका बॉडी अगर इस तरह से कोई ना कोई एक्टिविटी कर रहा है इंटरनली, तो वो किसमें आएँगे? लिविंग में आएँगे। वो सो रहे हैं तब भी साँस ले रहे हैं, वो कोई काम कर रहा है तब भी साँस ले रहे हैं। तो उनके बॉडी के अंदर कहीं न कहीं क्या हो रहा है, एक मेंटेनेंस का प्रोसेस चल रहा है, जिसके कारण हम ये कह सकते हैं कि वो लिविंग थिंग्स हैं। और आपका क्या ख्याल है, जैसे अगर हम इस पौधे को देख रहे हैं, इस पौधे को हम देख रहे हैं, तो इस पौधे को देखने से आपको क्या ऑब्जर्वेशन मिल रहा है कि ये लिविंग है कि नहीं है? ठीक है? अगले टॉपिक पे आते हैं। वी सी देम ब्रीथिंग एंड वी नो दैट दे आर अलाइव। तो हम लोग जो गाय को या मैन को या डॉग को देख रहे हैं रनिंग करते हुए, वो तो उस समय दिख जा रहा है, लेकिन जब सो रहे हैं, तो सोने के समय वो क्या कर रहे हैं? साँस ले रहे हैं। तो साँस ले रहे हैं तो हम कह सकते हैं कि लिविंग थिंग्स का एक कैरेक्टरिस्टिक्स है, जिसको हम कह सकते हैं लिविंग थिंग ब्रीथ। तो लिविंग थिंग्स क्या करते हैं? साँस लेते हैं, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि वहाँ पे भी एक कैरेक्टरिस्टिक्स हमको नज़र आ रहा है, जिसके कारण हम कह सकते हैं वो क्या है? लिविंग थिंग्स है। तो ये चीज़ हो गया। अब हमको बताया जा रहा है हाउ डू वी नो दैट दे आर अलाइव? हम लोग कैसे जाने कि ये लाइव है? वी सी देम ग्रीन, सम ऑफ अस विल सी। हम कह रहे हैं कि ठीक है वो डॉग, काऊ और मैन की तो बात हो गई, लेकिन प्लांट्स के बारे में आपका क्या ख्याल है? ये जो प्लांट्स हैं इसके बारे में क्या ख्याल है? तो आप कहेंगे कि ये प्लांट जो है ना हरा-हरा दिख रहा है, तो ये आपका क्या है? लिविंग थिंग्स है। लेकिन आप बताइए कुछ ऐसे भी तो प्लांट्स होते हैं जो हमको हरे कलर में नज़र नहीं आते हैं। जैसे मान के चलिए हम कह रहे हैं कि कोई ऐसा प्लांट है जो हमको हरा कलर नज़र नहीं आ रहा है, तो क्या वो लिविंग है कि नॉन लिविंग है? आप क्या कह सकते हैं इसका आंसर? आपके मन में आंसर क्या हो सकता है कि वो लिविंग है कि नॉन लिविंग है? तो हम कह सकते हैं कि वो प्लांट का कलर अगर नॉन ग्रीन है तो भी वो क्या है? लिविंग है, क्योंकि उसके अंदर जो एक्टिविटी होगा, मॉलिक्यूलर मूवमेंट होगा, वो कहीं न कहीं एक कैरेक्टरिस्टिक शो करता है किसके? वो लिविंग थिंग्स के। तो ये प्लांट है जैसे धीरे-धीरे ग्रो करते हुए जाएगा, तो एक मूवमेंट नज़र आ रहा है। इसके अंदर मॉलिक्यूलर मूवमेंट आ रहा है, तो भी ये क्या है? लिविंग है। लेकिन ये तो ग्रीन दिख रहा है तो इसलिए कह रहे हैं, लेकिन वो जो पेड़ या पौधे जो हैं नॉन ग्रीन है, तो उसके केस में आप क्या कहेंगे कि वो लिविंग है कि नॉन लिविंग है? आप खुद डिसाइड कीजिए। Okay, they grow over time, so we know that they are alive. And some will say, in other words, we tend to think of some sort movement, either growth related or not, and a common evidence for being alive. But plant is not visibly growing, is still alive, and some animals can breathe without visible movement. विदाउट विजिबल मूवमेंट। तो कह रहा है कि हम दूसरे शब्दों में कहें, इस तरह से ये सोचे कि जो मूवमेंट है या तो ग्रोथ रिलेटेड हो सकता है या नहीं,
और ये कॉमन एविडेंस है, मतलब कि आम एक मतलब कि प्रूफ है किसी चीज का क्या कि वो लिविंग है। लेकिन प्लांट जो हम देख सकते हैं कि उसका जो ग्रोथ है वो हमको दिखता नहीं है और वो फिर भी क्या है एलाइव है, वो फिर भी एलाइव है। और इस तरह से कह सकते हैं कुछ एनिमल जो है सांस लेते हैं लेकिन वो दिखाई नहीं देता है उनका मूवमेंट, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि क्या कि उनके अंदर एक विजुअल मूवमेंट है। और इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये जो परिभाषित करें कि ये कैरेक्टरिस्टिक्स है लाइफ का, ये पर्याप्त नहीं है कि उसको हम कह रहे हैं कि क्या है लाइव है। तो यहाँ पर तो केवल ये डिसाइड करने के लिए कहा जा रहा है इस स्टेटमेंट में कि प्लांट्स के बारे में क्या है, एनिमल्स के बारे में क्या है और मैन के बारे में कहा है, कि हम किस तरह से डिसाइड करेंगे कि कोई चीज लाइव है और कोई चीज लाइव नहीं है, कैसे आप उसको डिसाइड करेंगे, कैसे आप डिफरेंशिएट करेंगे लिविंग थिंग्स के बारे में और नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में। ठीक है, आई होप कि इस वाले यहाँ तक आपको पूरा समझ में आ गया होगा। ठीक है, यहाँ तक आपको पूरा समझ में आ गया होगा। अब आते हैं आगे आते हैं और उसको फिर देखते हैं। अब यहां से क्या है कह रहा है कि मूवमेंट ओवर वेरी स्मॉल स्केल विल बी इनविजिबल टू नेक्ड आई। मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फॉर एग्जांपल, कह रहा है कि जो भी मूवमेंट हो रहा है बहुत छोटे पैमाने पे वो हमारे इस तरह आंखों से परे है, हम उसको नहीं पहचान पा रहे हैं कि वहां पे मूवमेंट हो रहा है। जैसे कि हम कह सकते हैं कि इज दिस इनविजिबल मॉलिक्यूलर मूवमेंट नेसेसरी फॉर लाइफ, और क्या जो ये बहुत छोटे लेवल पे मॉलिक्यूलर मूवमेंट हो रहा है तो क्या हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, हमारे जीवन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, तो हम कह सकते हैं कि हाँ ये बहुत जरूरी है। और यही सवाल किसी एक स्पेशलिस्ट बायोलॉजिस्ट से पूछा जाए तो उनका भी उत्तर क्या होगा, यस। ठीक है, इफ वी आस्क दिस क्वेश्चन टू अ प्रोफेशनल बायोलॉजिस्ट दे विल से यस, तो वो कह सकते हैं कि हाँ उनका भी जो मतलब कह सकते हैं कि जो एक बायोलॉजिस्ट होंगे जो स्पेशली जो बायोलॉजी के बारे में पढ़ाई करते हैं उनको बोला जाता है बायोलॉजिस्ट। और जिस ब्रांच में हम लोग पेड़ पौधों के बारे में एनिमल्स के बारे में पढ़ते हैं तो उस ब्रांच को हम लोग साइंस के बायोलॉजी कहते हैं। और प्लांट्स के ब्रांच को बायोलॉजी में हम लोग बोटनी कहते हैं। और एनिमल्स के बारे में हम लोग पढ़ते हैं तो उसको हम लोग जूलॉजी कहते हैं। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। तो अगर हम इस तरह से कह सकते हैं इन फैक्ट वायरस डू नॉट शो एनी मॉलिक्यूलर मूवमेंट इन देम until they infect some cell, and what is partly why there is a controversy about whether they are alive, whether they are truly alive or not। देखिए वायरस के बारे में कहा जाता है क्या है कि वायरस के बारे में एक विवाद है, अपवाद है कि जो वायरस जो है ना वो लिविंग थिंग्स के अंदर अगर प्रवेश कर गए, मतलब उसके अंदर वो चले गए तो वहां से उनमें मूवमेंट नजर आने लगता है, उनमें हम लोग को मूवमेंट नजर आने लगता है। इस तरह से जब बड़े पैमाने पे उसको करके देखा जाता है तो उसको उस समय हम लोग लिविंग थिंग्स कह सकते हैं। लेकिन जो वायरस है लिविंग थिंग्स के अंदर नहीं है तब उसको कंसीडर किया जाता है कि नॉन लिविंग थिंग है। तो वायरस को एक बॉर्डर लाइन के ऊपर रखा गया है कि वो अगर लिविंग थिंग्स के अंदर जैसे प्रवेश कर गए तो वो लिविंग हो जाएंगे, और लिविंग थिंग्स के अंदर नहीं गए हैं तो उनको नॉन लिविंग कहा जाएगा। तो ये एक कंट्रोवर्सी है, कहा गया है कि जिस जब वो लिविंग थिंग्स के अंदर मतलब प्रवेश करेंगे तो उनको हम लोग कह सकते हैं कि वायरस जो है लिविंग थिंग्स है। और जैसे वो मतलब कि नॉन लिविंग थिंग्स कब कहलाएंगे, जब वो लिविंग थिंग्स के अंदर वो प्रवेश नहीं किए हैं, मतलब अगर किसी सेल को वो इंजेक्ट नहीं किए, इफेक्ट नहीं किए हैं, तब तक वो नॉन लिविंग कहलाएंगे। ठीक है, तो ये वायरस के बारे में है कि जब भी वायरस चाहे किसी चीज में हो, जो भी जीवित चीज हो उसमें अगर वायरस प्रवेश कर गया और उसमें अपने मूवमेंट को दिखाने लगा तो कहीं ना कहीं लिविंग थिंग्स है। और मान के चलिए वायरस किसी लिविंग थिंग्स के अंदर या लिविंग थिंग्स के सेल के अंदर वो अगर इन्फेक्ट नहीं किया है तो उसको नॉन लिविंग थिंग कहेंगे। क्योंकि हम जानते हैं जो भी लिविंग थिंग्स है वो कहीं ना कहीं किससे बना हुआ है, एक ग्रुप ऑफ ऑर्गन से। और ऑर्गन किससे बना हुआ है, टिश्यू से। और टिश्यू किससे बना हुआ है, सेल से। और सेल के अंदर अगर वायरस इस तरह से इन्फेक्ट कर दिया है तो हम कह सकते हैं कि उसमें मूवमेंट वहां पे नजर आने लगेगा और वो क्या हो जाएगा, आपका लिविंग थिंग्स हो जाएगा। Why are molecular movement needed for life? And we have seen in earlier classes that living organisms are well organized structure. They can have a tissue and tissue have cells and cells have a smaller component in them। कह रहा कि फिर वही सवाल पे आते हैं कि जो मॉलिक्यूलर मूवमेंट है वो क्यों जरूरी है लाइफ के लिए। तो हम लोग पिछले क्लास में देख चुके हैं
जो हम लोग पढ़े हैं क्या कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है एक सुसज्जित संगठन से तैयार हुए हैं, उनका संरचना तैयार हुआ है और दे हैव अ टिश्यू। और हम कह सकते हैं कि जो भी लिविंग थिंग्स हैं वो किससे बने हुए हैं? टिश्यू से। मतलब इस तरह से कहें कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जो बना हुआ है ना, ए ग्रुप ऑफ ऑर्गन से, और ऑर्गन किससे बना हुआ है? ए ग्रुप ऑफ टिश्यू से। और टिश्यू किससे बना हुआ है? ए ग्रुप ऑफ सेल से। और सेल किससे बना हुआ है? तो वो भी उसके अंदर जो स्मॉलर कंपोनेंट है उससे बना हुआ है। जैसे कि हम कह सकते हैं ये सेल है, तो ये सेल के अंदर भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के ऑर्गेनेल्स है और उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेल ऑर्गेनेल्स। तो इन छोटे-छोटे सेल ऑर्गेनेल्स से आपका क्या बना हुआ है? सेल बना हुआ है। तो इन सेल में कहीं न कहीं क्या होता है कि यहाँ पे भी इसके अंदर जो सेल ऑर्गेनेल्स है उनमें भी कहीं न कहीं कह सकते हैं एक्टिविटी होती है और उस एक्टिविटी को हम लोग कह सकते हैं कि वो एक्टिविटी क्या है? वहाँ पे एक एक्टिविटी देखने में हमको मिलती होगी और वो एक्टिविटी है मॉलिक्यूलर मूवमेंट की एक्टिविटी। और ये मॉलिक्यूलर मूवमेंट अगर नहीं होगा तो ये सेल आपका वर्क नहीं करेगा और जब सेल वर्क नहीं करेगा तो ये ग्रुप ऑफ सेल का भी वैसा ही काम होगा, वो भी वर्क नहीं करेंगे और जब ग्रुप ऑफ सेल काम नहीं करेंगे तो एक टिश्यू काम नहीं कर पाएगा और एक टिश्यू काम अच्छा से नहीं कर पाएगा, एक ग्रुप ऑफ टिश्यू काम अच्छा से नहीं कर पाएगा तो हमारे बॉडी का कोई भी ऑर्गन है वो भी काम नहीं कर पाएगा। जब बॉडी का ऑर्गन काम नहीं कर पाएगा तो वो हमारा ऑर्गन फेलियर हो जाएगा और इस तरह से मान के चलिए पूरे बॉडी के ऑर्गन काम नहीं करे तो फिर हम काम कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। जैसे बॉडी के ऑर्गन का काम नहीं करने का क्या मतलब है कि जैसे हमारी आई है, हमारी आई ही काम ना करे तो हम कोई चीज देख पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। हमारा जो लंग्स है ये वर्क नहीं कर पाए तो क्या हम सांस को अंदर खींच सकते हैं या बाहर कर सकते हैं? नहीं कर पाएंगे। तो इसी तरह से ये अगर देखा जा रहा है कि ये मॉलिक्यूलर मूवमेंट जो है बहुत ज्यादा जरूरी है, तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि पिछले क्लास में हम देखे थे क्या कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होता है ना, एक वेल ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर से वो तैयार हुआ रहता है एंड दे हैव अ टिश्यू एंड टिश्यू हैव सेल एंड सेल हैव a smaller component in them एंड सो ऑन। और उसी तरह से और भी है कि सेल ऑर्गेनेल्स भी है ना, उसी तरह से किसी न किसी चीज से बने हैं। हम कह सकते हैं कि बिकॉज ऑफ इफेक्ट ऑफ इन्वायरमेंट दिस ऑर्गेनिज्म ऑर्डर दिस ऑर्गेनिज्म दिस ऑर्गेनाइज्ड ऑर्डर ऑफ नेचर ऑफ लिविंग स्ट्रक्चर इज वेरी लाइकली टू बी कीप ब्रेक डाउन ओवर ए टाइम। तो हमको ये कहा जा रहा है क्या? हम कह सकते हैं कि because of the effect of environment this organized order of nature of living structure is very likely to keep breaking down over a time। हम कह सकते हैं कि पर्यावरणीय प्रभाव के कारण हमारा जो शरीर है वो कहीं ना कहीं ब्रेक डाउन होते रहता है इस तरह से समय के अनुसार। और इस तरह से कह सकते हैं कि इस ऑर्डर को ब्रेक डाउन होने से ऑर्गेनिज्म को और मतलब ये होते रहेगा, ये ऑर्डर आपका कह सकते हैं कि होते रहेगा। अगर ये ऑर्डर इस तरह से ब्रेक डाउन करते रहेगा, इसी तरह से चलते रहेगा, तो क्या कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म इस तरह से एग्जिस्ट कर पाएगा? रह पाएगा? जैसे हम लोग जानते हैं कि पर्यावरण के कारण किसी-किसी के हाथ में कह सकते हैं कि मॉइस्चर आने लगता है, मतलब पानी छोड़ने लगता है। या ये कहें कि पर्यावरण के इफेक्ट के कारण या बदलते मौसम के कारण क्लाइमेट के भी अनुसार मौसम के अनुसार भी हमारे शरीर में बहुत सारे परिवर्तन आते हैं और वो परिवर्तन में मान के चलिए किसी का स्किन भी है ना, वो इस तरह से छोड़ता है। वो स्किन हाथ से छोड़ता है, कभी-कभी बाल झड़ने लगते हैं और कह सकते हैं कि स्किन ड्राई होने लगता है। बहुत सारे सीज़न में बहुत सारे हमारे शरीर में अलग-अलग हम लोग परेशानियों को झेलते हैं। तो ये कहीं न कहीं कह रहा है कि पर्यावरण के इफ़ेक्ट के कारण, तो ये कहीं न कहीं एनवायरनमेंट के कारण हो रहा है। तो और भी बहुत सारी चीज़ एनवायरनमेंट के कारण हमारे शरीर में परिवर्तन देखने को मिलते हैं या उसमें कहीं न कहीं हम कह सकते हैं कि कुछ इफ़ेक्ट हम हमारे ऊपर नज़र आता है। तो अगर ये इफ़ेक्ट इस तरह से चलते रहे, तो क्या हमारा शरीर इस तरह से एग्ज़िस्ट कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, हमारा शरीर नहीं रह पाएगा लाइव। तो इन ऑर्डर टू ब्रेक डाउन एंड organism will no longer be alive, so living creature must keep repairing and maintaining their structures। तो इस तरह से कह रहा है क्या कि इसलिए ये जो लिविंग क्रिएचर्स है अपने आप को इस तरह से रिपेयर और मेंटेन करके रखने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहता है। और इस तरह से हम कह सकते हैं सिंस ऑल दिस स्ट्रक्चर्स आर मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड दे मस्ट मूव मॉलिक्यूल्स अराउंड ऑल द टाइम। और इस तरह से कह सकते हैं कि ये जितने भी स्ट्रक्चर हैं जो बने हुए हैं वो सब के सब मॉलिक्यूल से बने हुए हैं और दे मस्ट मूव मॉलिक्यूल अराउंड ऑल टाइम। और सारे के सारे जो मॉलिक्यूल है ना इस तरह से घूमते रहते हैं और वो आपका मतलब उनमें जो मेंटेनेंस का काम है, रिपेयरिंग का काम है, वो चलते रहता है
समय के अनुसार सारे समय। ठीक है, तो ओवरऑल यहाँ पे इन पैराग्राफ में हमको ये समझ में आ गया क्या, यहाँ से हम कहें कि हमारे अंदर जो मॉलिक्यूलर मूवमेंट है वो कितना जरूरी है। अगर मॉलिक्यूलर मूवमेंट अगर जरूरी नहीं होता तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो बॉडी है इस तरह से एग्जिस्ट नहीं कर पाता, क्योंकि बहुत सारे जो इन्वायरमेंटल इफेक्ट हैं हमारे बॉडी को क्या करते हैं, धीरे 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 ब्रेक डाउन कर देते हैं। और ब्रेक डाउन होने के कारण क्या होता है, जो हमारे ये वेल ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर है, जो हमारा शरीर है, ये हमारा उस तरह से नहीं रह पाता और इस तरह से हम बिखर जाते हैं। कहने का मतलब है कि मान के चलिए लोहा है, लोहा में धीरे धीरे जंग लगते जाता है, जंग लगते जाता है, जंग लगते जाता है, अंत में क्या होता है, वो लोहा एकदम नष्ट हो जाता है। अगर मान के चलिए हम लोग गैल्वेनाइज नहीं करें या उसको पेंट करके ना रखें या उस पर ऑयलिंग ग्रीसिंग ना करें, अगर उसको हम मेंटेन करके ना रखें तो वो जो लोहा है वो क्या इस तरह से रह पाएगा, नहीं रह पाएगा। तो इसीलिए हमारे शरीर के अंदर भी इस तरह से मेंटेनेंस का वर्क करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, रिपेयर करना ज़्यादा जरूरी है, ताकि हम इस तरह से एग्जिस्ट कर पाए। और नहीं तो हम भी क्या हो पाएंगे इस तरह से, वी द ऑर्गेनिज्म विल नो लॉन्गर बी अलाइव, ये जीवित नहीं रहेंगे। ठीक, तो ये चीज है। तो इस स्टेटमेंट में यहाँ पे जो हम लोगों ने बात किया वो सीरियसली यही हमने बात किया। पहला क्या कि लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स में फर्क कैसे करें। दूसरा बात क्या है कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स के बारे में। जो चैप्टर का टाइटल था वो था लाइफ प्रोसेसेस के बारे में। लाइफ प्रोसेसेस के बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया। लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया। और जो ये कह सकते हैं कि मॉलिक्यूलर मूवमेंट है उसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया। हमने ये भी डिस्कस किया कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो ग्रुप ऑफ ऑर्गेन से बना हुआ है। ग्रुप और ऑर्गेन किससे बना हुआ है, ग्रुप ऑफ टिश्यू से बना है। ग्रुप ऑफ टिश्यू किससे बना हुआ है, ग्रुप ऑफ सेल से बना हुआ है। सेल किससे बना हुआ है, तो कह सकते हैं कि सेल ऑर्गेनले से बना हुआ है। इसी तरह सो ऑन और भी चीजें हमारी तैयार हुई है। ठीक है, आई होप कि आप लोग को यहाँ तक जो है क्लियर हो गया होगा ये पूरी टॉपिक। अब देखिए इस पेज में सबसे ज्यादा ये चीज जरूरी है, न्यूट्रिशन का डिफिनीशन, लाइफ प्रोसेसेस का डिफिनीशन, लिविंग थिंग्स का और नॉन लिविंग थिंग्स का डिफिनीशन, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स उसके बारे में, डिफरेंशिएट बिटवीन लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स। तो पहले अगर कहें तो एक लाइफ प्रोसेसेस, दूसरा लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में डिफरेंशिएट या डिफरेंसेस और दोनों का डिफिनीशन, तीसरा कि हम कह सकते हैं मॉलिक्यूलर मूवमेंट के बारे में, चौथा वायरस के बारे में कि वायरस क्या है वो, पांचवा कि हमारा जो वेल ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर है वो इस तरह से समय के अनुसार इस तरह से इन्वायरमेंट के इफेक्ट के कारण वो ब्रेक डाउन होते रहता है, तो उसको रिपेयर करना और मेंटेन करके रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। और उसके लिए हमको क्या करना होगा आगे हम लोग देखते हैं। व्हाट आर लाइफ प्रोसेसेस, लाइफ प्रोसेसेस क्या हैं उनके बारे में आते हैं। तो कह रहा है कि द मेंटेनेंस फंक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म मस्ट गो ऑन इवन व्हेन मस्ट गो ऑन इवन व्हेन दे आर नॉट डूइंग एनीथिंग पर्टिकुलर। तो कह रहा है कि लाइफ प्रोसेसेस क्या है, जो जैव प्रक्रम है वो क्या है। हम कह सकते हैं कि जो मेंटेनेंस का फंक्शन है लिविंग ऑर्गेनिज्म का वो इस तरह से चलते रहता है, जबकि वो कोई पार्टिकुलर काम करता भी नहीं है फिर भी उसके अंदर मेंटेनेंस का काम क्या है, चलते रहता है। अगर हम कहें कि इस तरह से आप हमें देख रहे हैं कुछ नहीं कर रहे हैं, फिर भी क्या है आपके अंदर मेंटेनेंस का काम चलते रह रहा है, होते ही रह रहा है, मतलब इस तरह से चलते रहेगा। दूसरा क्या है उसको हम जान लेते हैं। अब दूसरा क्या है उसको देखिए, इसको हम लोग देख लेते हैं जरा इस पेज में भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि देखिए इस तरह से हमने आपको लाइन बाय लाइन इसलिए एक्सप्लेन किया है ताकि आपको किसी तरह का कोई डाउट ना रह पाए जब आप इस वीडियो को देखेंगे। और सबसे अच्छा क्या रहता है कि आप सामने बुक लिए रखे होते हैं और जो भी हम पढ़ा रहे हैं जैसे कुछ टिक कर रहे हैं तो आप भी वहाँ पे नोट में नोट करते जाते हैं ना, तो ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलता है, क्योंकि इन शॉर्ट आप लिख के रखेंगे ना तो आपको ये बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा और नोट्स बनाने में भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ है, हम आपको बताते चलेंगे कि क्या यहाँ पे इम्पोर्टेंट है क्या नहीं है, किसका डेफिनेशन लिखना है क्या नहीं। ठीक है, आते हैं यहाँ पे।
तो अगर क्लास में भी बैठे हैं तो भी हमारा शरीर क्या कर रहा है, लाइव प्रोसेसेस कर रहा है, मतलब कि मेंटेनेंस का वर्क करते जा रहा है। इवन इफ वी आर जस्ट स्लीपिंग, हम लोग सो भी रहे होते हैं तब भी हमारे शरीर में क्या होता है, मेंटेनेंस का वर्क चलते रहता है, रिपेयरिंग का काम चलते रहता है। और दिस मेंटेनेंस जॉब हैज टू गो on the process which together perform this maintenance job are live processes। कह रहा है कि जो लाइव प्रोसेसेस क्या है, ये प्रोसेसेस क्या है, तो उसको हम कह सकते हैं कि मतलब कि वो प्रोसेसेस जो एक साथ चल रहा है और कहीं ना कहीं मेंटेनेंस का कार्य कर रहा है, उसको हम क्या कर रहे हैं, लाइव प्रोसेसेस। इसको जरा ध्यान से और समझिएगा, ये हमने थोड़ा इन शॉर्ट बताया है, लेकिन आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। देखिए, कह रहा कि द प्रोसेसेस which together perform this maintenance job are live processes। मतलब कि the processes, वो processes which together, जो साथ में करता है this maintenance job, ये मेंटेनेंस का काम, तो उसको हम कहते हैं live processes। अब यहाँ पे क्लियर होना चाहिए कि वो प्रोसेसेस क्या है जो साथ में करते हैं, तो हम कह सकते हैं कि न्यूट्रिशन हो जाएगा प्रोसेसेस, दूसरा क्या हो जाएगा, रेस्पिरेशन हो जाएगा, तीसरा क्या हो जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन हो जाएगा, चौथा क्या हो जाएगा, एक्सक्रिएशन हो जाएगा, एंड सो ऑन। तो हम कह सकते हैं कि ये जो प्रोसेसेस हैं, ये प्रोसेसेस एक साथ चलते रहते हैं और इसी प्रोसेसेस मतलब जो होते रहते हैं और यही होते रहता है मेंटेनेंस का काम, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लाइव प्रोसेसेस। यही आपका लाइव प्रोसेसेस के मतलब कह सकते हैं, ये है द प्रोसेस विच टुगेदर परफॉर्म दिस मेंटेनेंस जॉब। कोई भी मेंटेनेंस का जॉब अगर प्रोसेसेस एक साथ कर रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, लाइव प्रोसेसेस। ठीक है, उसको हम लोग लाइव प्रोसेसेस कह रहे हैं। ठीक है, तो देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि द प्रोसेसेस विच टुगेदर परफॉर्म दिस मेंटेनेंस जॉब, मतलब कि वो जो प्रोसेसेस है एक साथ होता है कि ये मेंटेनेंस का काम हो, उसी को हम क्या बोल रहे हैं, लाइफ प्रोसेसेस। सिंस दीज मेंटेनेंस प्रोसेसेस आर नीडेड टू प्रिवेंट डैमेज एंड ब्रेक डाउन। कह रहा कि चूंकि हम कह सकते हैं ये जो मेंटेनेंस का प्रोसेसेस है जरूरी है ताकि हमारा जो ब्रेक डाउन हो रहा है उसको रोकने के लिए, और उसको रोकने के लिए कहीं ना कहीं हमको क्या होना चाहिए, एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, हमें एनर्जी की आवश्यकता होगी। और ये जो एनर्जी की आवश्यकता है ना, वो एनर्जी हमको कहाँ से मिलेगी, तो जो भोजन हम लोग लेते हैं उसी भोजन में से हमको एनर्जी मिलती है और उस एनर्जी का इस्तेमाल हम लोग अपने शरीर में इसी प्रोसेस के लिए करते हैं, तो उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं न्यूट्रिशन। अब देखिए यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि this energy come from outside the body of the individual organism, so there must be a process transferred to a source of energy from outside the body of an organism which we call food, and to inside a process we commonly call nutrition। मतलब ये बताया जा रहा है कि ये जो एनर्जी आती है बाहर से आ रही है हमारे शरीर के अंदर हर एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म की, तो उसको हम क्या कह रहे हैं कि वो आपका एक भोजन है जिसे हम खाते हैं, और उस भोजन का कहीं ना कहीं हमारे शरीर में एक प्रोसेस द्वारा मतलब एनर्जी का ट्रांसफर होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रिशन। उसको हम लोग न्यूट्रिशन कहते हैं। तो कह रहा है कि यही कि सो देयर मस्ट बी ए प्रोसेस टू ट्रांसफर ए सोर्स ऑफ एनर्जी, जो सोर्स ऑफ एनर्जी है वो बाहर से हमारे शरीर के अंदर क्या हो रहा है, जा रहा है, और वो भोजन के माध्यम से है, तो उसको हम कह रहे हैं, उस प्रोसेस को हम लोग आमतौर पर क्या कहते हैं, न्यूट्रिशन। अब यहाँ पे आपको न्यूट्रिशन का डिफिनीशन मिल गया, एक किसका डिफिनीशन मिल गया, तो हम कह सकते हैं न्यूट्रिशन का। आपको यहाँ पे न्यूट्रिशन का डिफिनीशन मिल गया। ठीक, ये आपको न्यूट्रिशन की डिफिनीशन यहाँ पे मिल गई कि कहें कि डिफाइन न्यूट्रिशन। अगर आपको न्यूट्रिशन का डिफिनीशन चाहिए तो आप इन सिंपली कह सकते हैं क्या, द प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन फूड into the body and as well as utilize it is called nutrition। मतलब एक बार और समझते हैं इसको,
the process by which living organism obtain food into the body and as well as utilize it is called nutrition. जो भी ऑर्गेनिज्म क्या करता है, भोजन अपने शरीर के अंदर लेता है और उसका इस्तेमाल करता है अपने आप को मतलब मेंटेन करके रखने के लिए या बहुत सारे क्रियाओं को करने के लिए, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूट्रिशन. द प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन फूड इनटू द बॉडी एंड एज वेल एज यूटिलाइज इट इज कॉल्ड न्यूट्रिशन. उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, न्यूट्रिशन कह रहे हैं. ठीक है, यहाँ तक आई होप कि आपका इस लाइन में पूरा क्लियर हो गया होगा. देखिए वीडियो थोड़ा लंबी होगी लेकिन आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करके यहाँ से हम भेजेंगे. ठीक है, अब आगे आते हैं. If the body size of organism is to grow, additional raw material will be also needed from outside. कह रहा कि अगर बॉडी साइज जो है ना ऑर्गेनिज्म का, इस तरह से कह रहे हैं, इफ द बॉडी साइज ऑफ ऑर्गेनिज्म इज टू ग्रो, अगर बॉडी साइज जो है ना ऑर्गेनिज्म का अगर ग्रो होना है तो उसको कहीं ना कहीं एडिशनल रॉ मटेरियल की भी आवश्यकता होगी और उसको भी कहां से चाहिए, बाहर से. सिंस लाइफ ऑन दिस अर्थ डिपेंड ऑन कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल. कह रहा है कि जो जीवन है ना इस पृथ्वी पे कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल के ऊपर ही कहीं ना कहीं क्या है, वो आपका डिपेंड है. हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे जो भी चीजें हैं वो कार्बन बेस्ड है, वो कार्बन बेस्ड ही आपका यहाँ पे मौजूद है. और इस तरह से कह सकते हैं कार्बन बेस्ड किस तरह से मौजूद है, तो हम जो भी चीज इस्तेमाल करते हैं उसमें कहीं ना कहीं इसका इन्वॉल्वमेंट जरूर है, कार्बन का इन्वॉल्वमेंट जरूर है. तब हम लोग कह सकते हैं क्या कि वो यहाँ पे कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल है. ओके, तो हम कह सकते हैं कि since life on earth depends on carbon based molecule, most of these food source are also carbon based. हम कह सकते हैं कि चूंकि ये जो पृथ्वी पे जीवन जो है ना वो किसके ऊपर आधारित है, तो कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल के ऊपर ही आधारित है. मतलब कि हम जो भी चीज देखें उसमें कहीं ना कहीं क्या है, इसका इन्वॉल्वमेंट जरूर है. वो किससे ज्यादातर बना हुआ है, तो कार्बन से. ज्यादातर जो भी चीजें हैं ना वो किससे बनी हुई हैं, वो कार्बन बेस्ड से ही बनी हुई है. उनमें कहीं ना कहीं आपको कार्बन मिलेगा ही मिलेगा. तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो हमारा जीवन है वो इस तरह से आपका कार्बन बेस्ड के ऊपर ही, कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल के ऊपर ही डिपेंड है. क्योंकि मान के चलिए हम कह रहे हैं क्या, ग्लूकोज के बारे में, हम किसके बारे में कह रहे हैं, ग्लूकोज के बारे में, कि हम जो भोजन लेते हैं वो भोजन में मान के चलिए एक न्यूट्रिएंट है और उसको हम लोग बोल रहे हैं क्या, कार्बोहाइड्रेट. तो कार्बोहाइड्रेट आप जानते हैं कि 3 ब्रांच में बटा हुआ है, सेलुलोज हो गया, स्टार्च हो गया, और हम कह सकते हैं कि सिंपलेस्ट फॉर्म जो है फूड का वो कह सकते हैं कि क्या है, वो फूड का सिंपलेस्ट फॉर्म जो है वो कह सकते हैं ग्लूकोज है. वो क्या है, ग्लूकोज है. और ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है आप लोग जानते हैं, C6H12O6. तो यहाँ पे भी देखिए क्या है, कार्बन मौजूद है. तो हम कह सकते हैं जो हम भोजन भी ले रहे हैं वो भी वहां पे भी क्या है, कार्बन मौजूद है. हम जो सांस छोड़ रहे हैं तो वहां पे भी क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है. और भी जो चीजें हैं वहां पे जरूर कार्बन आपका क्या है ही है. तो इस पृथ्वी पे जो हमारा जीवन इस तरह से डिपेंड है, वो किसके ऊपर डिपेंड है, तो कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल के ऊपर. और मॉलिक्यूल आप लोग जानते हैं ना, जैसे हम कह सकते हैं C6H12 लिख रहे हैं तो ये आपका मॉलिक्यूल ही है. और ये कौन सा मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड इसको हम लोग कहते हैं, मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड. दो होता है, एक होता है मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट होता है और मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड. जैसे हम कहें ऑक्सीजन, तो ये एक ही मॉलिक्यूल से बना हुआ कह सकते हैं, ये एक ही एटम से का बना हुआ मॉलिक्यूल है, तो इसलिए हम लोग मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट बोलेंगे. और N2 भी कह सकते हैं, फिर से हम H2 भी कह सकते हैं. लेकिन वही CO2 बोले तो यहाँ पे अलग अलग एटम है और ये जो अलग अलग एटम मिलकर एक मॉलिक्यूल बनाए हैं तो इसको मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड कहते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे क्या कह रहा है, कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल कह रहा है, कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल की जो आपका जीवन यहाँ पे इस तरह से निर्भर है वो किसके ऊपर आधारित है, तो कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल के ऊपर. तो हम कह सकते हैं ना कि ये जो ग्लूकोज है एक तो कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल ही है. ठीक है, तो ये चीजें हैं. अब आते हैं आगे, और कुछ टॉपिक है उसको भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं. थोड़ी थोड़ी टॉपिक करके हम लोग सब जानेंगे. ओके, डिपेंडिंग ऑन द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ these carbon sources, different organism can
then use different kind of nutritional process। कह रहा है क्या कि जिस तरह से जटिलता है कार्बन सोर्सेस का, मतलब कार्बन का स्रोत का, वो अलग अलग ऑर्गेनिज्म जो है ना अलग अलग प्रकार से वो पोषण तत्व से वो अपने अंदर प्राप्त करते हैं। कह रहा है कि ऑर्गेनिज्म कैन यूज, उसको इस्तेमाल करते हैं अलग अलग न्यूट्रिशनल प्रोसेस से। अब वो अलग अलग न्यूट्रिशनल प्रोसेस क्या है वो हम लोग जानते ही हैं। ठीक है, अब आते हैं द आउटसाइड सोर्स ऑफ एनर्जी कुड बी क्वाइट वेरिड। और जो बाहर जो सोर्स ऑफ एनर्जी है वो बहुत ज्यादा क्या हो सकता है, तो कह सकते हैं विभिन्न हो सकता है। सिंस द इन्वायरमेंट इज नॉट अंडर कंट्रोल ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म, क्योंकि कह सकते हैं कि जो पर्यावरण है वो किसी एक आदमी के कंट्रोल में तो नहीं है। हमारे कहने का मतलब क्या है कि जो अगर मान के चलिए हार्बीवोरस एनिमल ही है तो उनको केवल ग्रास खाना है, तो पूरी हम ग्रास ही खा लें तो कह सकते हैं कि वो तो मांसाहारी जो जानवर है उनको तो वो नहीं खा सकता है, तो वहां पे तो उसके कंट्रोल में वो जानवर नहीं है। अगर कोई जानवर अगर कार्निवोरस ही है, हम कह सकते हैं कि केवल वो कार्निवोरस को ही मतलब फ्लेश ही ईटिंग करेगा, वहाँ पे ग्रास को तो खाएगा नहीं, तो फिर भी वहाँ पे ग्रास उसके कंट्रोल में नहीं आया। अगर जो दोनों है ओमनीवोरस है, तो कह सकते हैं कि ओमनीवोरस हो सकता है कि सेप्रोफाइटिक की तरह नहीं हो सकते हैं, क्योंकि उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन अलग है, तो वो भी उनको कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। तो हम कह सकते हैं कि हर एक जो ऑर्गेनिज्म है ना वो अलग-अलग तरह से न्यूट्रिशनल प्रोसेस से अपने अंदर फूड को लेते हैं। और कह सकते हैं इस प्रकार से कि जो एनवायरनमेंट है वो किसी एक आदमी के तो हाथ में नहीं है, वो किसी एक आदमी के कंट्रोल में नहीं है। देखिए, जो आपको आंसर भी लिखना होगा ना एग्जाम में, वो इसी बेस्ड पे लिखना होगा। जो आप एनसीईआरटी टेक्स्ट पढ़ रहे हैं, इसी बेस पे लिखिएगा तो ज़्यादा मार्क्स आने के चांसेस होंगे। आप अपने से भी आंसर को इस तरह से थोड़ा बना के भी लिख सकते हैं, लेकिन इन वर्ड का ज़्यादा इस्तेमाल कीजिएगा ना, तो ज़्यादा आपको मार्क्स मिलने के ज़्यादा संभावना रहेंगे। क्योंकि यहाँ से एक आपको कह सकते हैं कि एक बहुत वेल ऑर्गेनाइज्ड और आपको आंसर राइटिंग करने का एक मटेरियल मिलता है। तो यहाँ से आप लिखते हैं तो ज़्यादा बेटर रहेगा, और आप अपने भाषा में सिंपली भी लिख सकते हैं तो भी बहुत, वो भी कोई खराब नहीं है, वो भी आपका ठीक ही है। लेकिन इस तरह से ज़्यादा थोड़ा इनका लैंग्वेज ज़रा जो एनसीईआरटी का लैंग्वेज है वो ज़रा यूज़ करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहता है। क्योंकि कहीं न कहीं एक हम कह सकते हैं जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से सिलेबस जो होता है, इसी बुक के रेफरेंस से होता है। तो ये ज़्यादा बेटर रहेगा। तो इसीलिए चाहिए क्या कि एनसीईआरटी बुक जो है ना, इसको बहुत ज़्यादा बार पढ़ें, बार-बार पढ़ें, बार-बार इसको समझें, लाइन बाय लाइन समझें, ताकि आपको इसको समझने में भी आसान पड़ेगा, और कम से कम इतना तो आपका थिंकिंग डेवलप ज़रूर हो जाएगा कि ये टेक्स्ट जो है, ये लाइन क्या कहना चाहती है, आपको कहाँ तक ले जाती है, कहाँ से किधर की तरफ फ़ोल्ड करना चाहती है। हम कह सकते हैं कि हो सकता है इसमें कंटेंट आपको उस तरह से थोड़ा ज़्यादा बढ़ा-चढ़ा के एक्सप्लेन नहीं किया गया है, लेकिन ये जिस तरह से एक्सप्लेन किया गया है, वो आप वाक़ई हम कह सकते हैं आपके थिंकिंग को डेवलप करता है। और और हमारे कहने का मतलब क्या है कि इस बुक की जैसे एनसीईआरटी की बात करें, तो इसका जो मीनिंग होगा, हो सकता है कि एक वर्ड का मीनिंग एक वर्ड में खत्म हो जाए, और हो सकता भी है कि एक वर्ड का मीनिंग जो है ना वो 100 लाइन में भी जा सकता है। तो ये एक इसका एक कह सकते हैं कि अ, बहुत अलग ही चीज़ है यहाँ पे। आप इसको कह सकते हैं कि एक अलग ही लेवल का एक बुक होता है। ठीक है? तो आइए इसको आगे बढ़ते हैं। तो अगर हम एक लाइन भी पढ़ा रहे हैं, चाहे एक लाइन बता रहे हैं, तो हो सकता है इसका मीनिंग यहीं तक खत्म हो जाए, और हो सकता है कि इसका मीनिंग जो है ना 100 लाइन से भी ज़्यादा हो जाए, उससे भी ज़्यादा हो जाए, उससे भी ज़्यादा हो जाए। तो ये एक सोचने का नज़रिया बहुत अच्छा डेवलप करता है। ठीक है? अब आते हैं। Therefore, needed to be break down or built up in the body must be finally converted to uniform source of energy that can be used for various molecular movement needed for maintaining living structure as well as to the kind of molecule the body needed to grow। कहा क्या रहा है कि therefore, इसलिए हम कह सकते हैं कि जो ब्रोक डाउन हो रहा है या बन रहा है हमारे शरीर में, उसके लिए फाइनली जो है ना एक यूनिफॉर्म सोर्स ऑफ एनर्जी है, उसमें कन्वर्ट होता है और उसका इस्तेमाल करता है अलग अलग मॉलिक्यूलर मूवमेंट के लिए, और वो जरूरी भी है लिविंग थिंग्स के स्ट्रक्चर को मेंटेन करने के लिए, एज वेल एज जो काइंड ऑफ मॉलिक्यूल है वो चाहिए बॉडी को ग्रो करने के लिए भी। देखिए, हम कहते हैं कि हमारे बॉडी में डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के ऑर्गन हैं। ऑर्गन का काम आपका बिल्टअप करने का भी है, और कुछ ऑर्गन का काम
वहाँ से कुछ चीज़ जनरेट करके हमारे शरीर के अंदर ब्रेक डाउन करने का भी है। जैसे हम कह सकते हैं कि हम भोजन ही खा रहे हैं, तो भोजन खा रहे हैं तो हमारे शरीर के अंदर खुद ताकत नहीं रहेगा, तो क्या होगा कि जो भोजन हमने खाया है, क्या अब उसको हम पचा पाएँगे? नहीं पचा पाएँगे, क्यों? हमारे शरीर में डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के जो ऑर्गन हैं, उस ऑर्गन से डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के एंजाइम क्या होते हैं, सीक्रेट होते हैं और वो एंजाइम फिर फूड को ही डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। तो वो फूड को ब्रेक डाउन करने में भी हेल्प कर रहे हैं और हमारा शरीर अगर अच्छे से एनर्जेटिक ही नहीं रहा, तो कोई चीज़ हमारे अंदर जो बिल्डअप होगा, जैसे प्रोटीन बनाना होगा, तो क्या वो प्रोटीन बिल्डअप होगा? नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे कह रहा है क्या कि जो कहीं न कहीं देयरफॉर ब्रेक डाउन की बात करें चाहे बिल्डअप करने की बात करें हमारे शरीर में, फाइनली वहां पे कन्वर्ट होना पड़ेगा वो यूनिफॉर्म सोर्स ऑफ एनर्जी को दैट कैन बी यूज्ड फॉर अ वेरियस मॉलिक्यूलर मूवमेंट, और ताकि वो अलग अलग मॉलिक्यूलर मूवमेंट में वहां पे उसका इस्तेमाल किया जा सके, जो कि जरूरी है लिविंग लिविंग मेंटेनिंग लिविंग स्ट्रक्चर के बारे में, मतलब कि जो जरूरी है लिविंग थिंग्स के स्ट्रक्चर को मेंटेन करने के लिए, और कहीं ना कहीं जो काइंड ऑफ मॉलिक्यूल है वो बॉडी में चाहिए हमारे ग्रो करने के लिए। तो हमारे कहने का मतलब क्या है कि हम कह सकते हैं कि हमारा बॉडी ब्रेकडाउन में भी हेल्प करता है और बिल्डअप करने में भी हेल्प करता है। जैसे हमारा बॉडी जो है ना, अगर प्रोटीन बना रहा है हमारे बॉडी के अंदर, मतलब प्रोटीन सिंथेसाइज हो रहा है, तो उसी के कारण हम क्या कह रहे हैं कि बहुत सारे एक्टिविटी में उस प्रोटीन का इस्तेमाल किया जाता है हमारे बॉडी के सेल के द्वारा। तो ये भी चीज़ है, और कह सकते हैं क्या कि हमारे बॉडी को जैसे ग्रोथ भी चाहिए, तो उसके लिए भी ये काइंड ऑफ मॉलिक्यूल जो है क्या है, उनकी ज़रूरत है। फॉर दिस, और इसके लिए क्या चाहिए, एक सीरीज चाहिए, और उस सीरीज में क्या होना चाहिए, केमिकल रिएक्शन होना चाहिए, और इन द बॉडी ने आर नेसेसरी। कह रहा है कि इसके लिए क्या चाहिए कि जो ब्रेक डाउन या बिल्डअप हो रहा है वो कहीं ना कहीं उसके लिए कहीं ना कहीं एक सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शन होना चाहिए, इन द बॉडी आर नेसेसरी। ये जरूरी है हमारे शरीर के लिए, क्योंकि अगर केमिकल रिएक्शन नहीं होगा हमारे शरीर में, तो वहां पे बहुत सारी जो हमारी बॉडी में रिक्वायरमेंट है रिएक्शन के लिए, जो रिएक्शन होगा उसको हमारे शरीर में यूटिलाइजेशन करने के लिए, वो चीज़ अगर नहीं हो पाएगा तो वो भी नहीं हमको मिल पाएगा। तो इसलिए कह सकते हैं ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग रिएक्शन आर सम ऑफ द मोस्ट कॉमन केमिकल मीन्स टू ब्रेक डाउन मॉलिक्यूल। कह रहा है कि इसलिए जो ऑक्सीडाइजिंग या रिड्यूसिंग रिएक्शन है, ये कह सकते हैं सम ऑफ मोस्ट कॉमन केमिकल मीन्स टू ब्रेक डाउन मॉलिक्यूल, ताकि ये बहुत आम जो है ना, ये रासायनिक आपका कह सकते हैं अभिक्रिया है जो हमारे शरीर में ब्रेक डाउन मॉलिक्यूल को करने में मदद करता है। ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग रिएक्शन, इसको हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन भी कहते हैं। आप लोग जब केमिकल रिएक्शन जब पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको ये रिएक्शन आएगा। ऑक्सीडाइजिंग का मतलब क्या होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग, और वहाँ पे अगर हाइड्रोजन की ऐड करते हैं तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड रिडक्शन। तो रिडक्शन और ऑक्सीडेशन में यही अंतर है कि उसमें हाइड्रोजन का एडिशन होता है तो उसको रिडक्शन, और ऑक्सीजन का एडिशन होता है तो उसको ऑक्सीडेशन। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन को भी हम लोग रिडक्शन कहते हैं, और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन को भी हम लोग ऑक्सीडेशन कहते हैं। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि हमारे बॉडी में कौन सा रिएक्शन होना चाहिए, तो कह सकते हैं रेडॉक्स रिएक्शन होना बहुत ज्यादा जरूरी है, और ये बहुत मतलब कि इम्पोर्टेंट है। The process of acquiring oxygen from outside the body and to use it in the process of breakdown of food sources for cellular needs is what we call respiration। देखिए, जो ऑक्सीजन प्राप्त करने का एक प्रक्रिया है हमारे शरीर के बाहर से, मतलब हम ऑक्सीजन को बाहर से ले रहे हैं और उसको लेने के बाद क्या कर रहे हैं, उसको हम फूड के ब्रेकडाउन में हेल्प कर रहे हैं। मतलब वो उस मतलब जो हमने साँस लिया, उससे हमने साँस लिया तो बहुत सारे गैसेस को हम अपने अंदर इनहेल किए। मतलब ब्रीथिंग इज़ अ पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन, इस तरह से कहिए, एंड एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। तो हवा में तो सारी गैसेस मौजूद है, और हम कह सकते हैं कि जो हमने साँस